Hello all, welcome to Commerce and Management Adda. In this lecture, we will learn about promotion and incorporation of a company. See, formation of company takes three steps or it can be split into three stages. First one is promotion, second one is incorporation, and last one is commencement of business. Okay, let's understand it. What is promotion? See, there's a term promoter that is defined in Section 2, subsection 69 of Companies Act. What is the term promoter means? In normal sense or in nutshell, I can say that promoter means a person who helps a company to stand on its feet. प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी की मदद करता है अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, ठीक है। प्रमोशन एक जेनरिक टर्म है जिसमें क्या आता है, जिसमें प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आता है। कंपनी कैसे फॉर्म होगी एज अ कॉर्पोरेट बॉडी बाय फुलफिलिंग ऑल द नेसेसरी प्रीरिक्विजिट, सारे ही नेसेसरी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होना है, वो उस प्रोसेस को प्रमोशन कहते हैं। जैसे प्रमोटर जो होता है, प्रमोटर एक पर्सन होता है जो कंपनी का पूरा, द पर्सन कैरीज आउट होल प्रोसेस इज नोन एज प्रमोटर। इस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को जो कैरी आउट करता है उसे प्रमोटर कहा जाता है। दे आर प्रोजिनेटर्स ऑफ द कंपनी। ये प्रोजिनेटर होते हैं कंपनी को, जो कंपनी जिनके दिमाग में कंपनी का आइडिया आया होता है। और सिर्फ आइडिया आने तक की बात नहीं है, ये कंपनी के सारे ही के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारे मैंडेटरी क्राइटेरिया को फुलफिल करके कंपनी का फाइनली इनकॉर्पोरेशन भी करते हैं। So the person who carries out whole process of incorporation of a company is called promoter. So they are progenitors of the company, meaning thereby they are not only conceive the idea of company but also fulfills necessary requirement to make sure that it is operational। मतलब कंपनी का सिर्फ आइडिया नहीं आया या कंपनी को फंक्शन में लाने के लिए सारे ही काम करते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन हु only takes active role in the formation of company can only be categorized as promoter। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक्टिव रोल प्ले करे कंपनी के फॉर्मेशन में वही प्रमोटर कहा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोटर एक्टिव रोल प्ले ना करे लेकिन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में पीछे है, वो सारे एक बैकबोन है पूरे इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में। ऐसा भी हो सकता है कि वो जाके पर्सनली आरओसी को ना मिल रहा हो, पर्सनली वो फिजिकल इतना ना हो, इतना एक्टिव ना हो कि एक्टिव रोल वो उसका दिखाया जा सके। लेकिन प्रमोटर एक वैसा पर्सन हो सकता है, सपोज एक फादर है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया है कि कंपनी का फॉर्मेशन होना है, पूरा आइडिया उसका है, पूरा कमेंसमेंट का आइडिया उसका है कि कंपनी कैसे कैसे बनेगी, कैसे वो एक्शन में आएगी। लेकिन वो खुद आरओसी के चक्कर नहीं काट सकता। उसने अपने बेटे को बोल रखा है कि वो जाके उनके बिहाफ पे प्रमोशन का पूरा प्रोसेस, इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस करे। ऐसे केस में प्रमोटर कौन होगा? प्रमोटर वो पर्सन होगा जो अपने बेटे को भेज रहा है इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो प्रमोटर का मतलब ये नहीं है कि जो भागा दौड़ी करे, जो एक्टिव रोल प्ले ही करे। प्रमोटर ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके दिमाग में ये आइडिया आया है, अब वो बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा है या करने जा रहा है। वहीं अगर पोजीशन ऑफ प्रमोटर की बात करें तो हमारे कंपनीज एक्ट में प्रमोटर और कंपनी का रिलेशन एक ट्रस्ट का रिलेशन बताया गया है कि द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड प्रमोटर इज आउट ऑफ ट्रस्ट एंड प्रमोटर इज ऑब्लिग टू नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता है प्रमोटर। एंड इसके साथ साथ that person has to disclose all the relevant fact in terms of transaction related to the company। whatever transactions happens in the company, that person has to disclose each and every transaction in front of all the members of a company। suppose company में 5-6 लोगों ने इन्वेस्ट किया है लेकिन प्रमोशन मिस्टर ए कर रहे हैं, तो मिस्टर ए को सारे ही फैक्ट्स, सारे ही ये जो 5 मेंबर्स हैं उनके पास डिस्क्लोज करना होगा कि कंपनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसको ट्रू एंड फेयरली शो किया जाए। वहाँ पे कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट वो नहीं कमा सकते हैं।
यहाँ सीक्रेट प्रॉफिट का क्या मतलब है? सपोज कंपनी के लिए मिस्टर ए ने, क्योंकि यही प्रमोशन का काम कर रहे हैं, इन्होंने एक लैंड खरीदी 10 लाख की, ठीक है। अब ये 10 लाख की लैंड को इन्होंने अपने मेंबर्स को ये बोल दिया कि 12 लाख की है और उनसे 12 लाख ले लिए, ठीक है। तो ये सीक्रेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 2 लाख जो ए ने कमाया, दैट इज सीक्रेट प्रॉफिट, जो कि प्रमोटर नहीं कमा सकता, इट इज नॉट लीगल, ओके। वहीं पे अगर मिस्टर ए ने ये बोल दिया होता कि ये 10 लाख की लैंड है, लेकिन मैं 2 लाख अपना कमीशन ले रहा हूँ और ये 2 लाख मेरे हैं, क्योंकि मैंने लैंड लिया है, कंपनी के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर इसने इसको डिस्क्लोज कर दिया कि ये मेरा 2 लाख का प्रॉफिट है इस पे और मैं इतना ले रहा हूँ, तो इसको ये 2 लाख का प्रॉफिट एओए में डिस्क्लोज करना होगा, और डिस्क्लोज करने के बाद ये कंप्लीटली लीगल है कि वो इतना प्रॉफिट रख सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर इसने कंपनी के बिहाफ पे कोई छोटे से छोटा ट्रांजेक्शन भी किया, तो इसको अपने मेंबर्स को बताना होगा, इसको सारे ही फैक्ट्स, सारे रेलिवेंट फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना होगा। ये जो मैंने आपको बात बताई कि 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ये डिस्क्लोज करना होता है, ये कहाँ लिखा है? हम अपने मन से नहीं बोलते हैं, ये सेक्शन 26 में लिखा हुआ है, ठीक है। हम जब कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो कंपनी लॉ में सारे सेक्शन में छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं। वहीं सेक्शन 26 में ये लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ने कोई भी, प्रमोटर ने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 26 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्रॉफिट मेड बाय द प्रमोटर हैज टू बी डिस्क्लोज इन द प्रॉस्पेक्टर इटसेल्फ। प्रमोटर ने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया, उसे प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करना होगा, और अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया तो कंपनी कोई भी रेमेडी, कोई भी एक्शन ले सकती है प्रमोटर के अगेंस्ट, ओके। अब प्रमोशन की बात करें तो इसमें 5 स्टेजेस हैं, जो बेसिक स्टेज है किसी भी कंपनी को बनाने में। पहली बात तो डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ओके। यू हैव टू डिस्कवर अ आइडिया, देन इन्वेस्टिगेट दैट प्रोजेक्ट, उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा, जो भी आइडिया आपके दिमाग में आया है उसको वेरीफाई करना होगा कि आइदर इट्स फिजिबल और नॉट। ऐसा कोई हाइपोथेटिकल या वर्चुअल कंपनी फॉर्म तो नहीं करना चाह रहे आप जो फिजिबल ही नहीं है, तो उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट भी करना होगा। उसके बाद वो सारे ही डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे हम। इनकॉर्पोरेशन के लिए कुछ मैंडेटरी स्टेप्स है जो हमको फॉलो करना होता है, वो हम फॉलो करेंगे, और फाइनली एक कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे। अब कंपनी के फाइनेंसिंग से रिलेटेड चीज़ें डिसाइड करेंगे कि कंपनी को, हम बिजनेस को अपने फाइनेंस कहाँ से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइडिया डेवलप होगा, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा कि वो फिजिबल है या नहीं। उसके बाद वो सारे एक्शन लिए जाएंगे जिससे कंपनी को इस्टेब्लिश किया जा सके। उसके बाद बिजनेस को कैसे फाइनेंस करना है, कंपनी को फाइनेंसिंग के क्या सोर्सेज होने वाले हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं, ओके। अब बात करें इनकॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, कैसे हमारी कंपनी लॉफुली एग्जिस्टेंस में आएगी। देखिए मैं आपको बताऊं, कंपनी लॉ से ही आती है और लॉ से ही जाती है। अगर आपने एक कंपनी खोल दिया आज की डेट में, ठीक है, ये कंपनी लीगल तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आपने कंपनीज एक्ट में जाके रजिस्ट्रेशन ना कराया हो, इनकॉर्पोरेशन के में ये सारे स्टेप्स ना फॉलो किए हो, ठीक है। वहीं अगर ये सारे स्टेप्स फॉर्म करके आपने कंपनी एक बना दिया, अभी आपकी कंपनी किसी भी रीज़न की वजह से आपको बंद करनी है, तो मैंने आपको टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, आई थिंक लेक्चर 3 मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताया था कि जहाँ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस की हमने बात की थी। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ये कहता है, अगर आपकी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है या किसी भी रीज़न से आप कंपनी को बंद कर रहे हैं, तो आपको पूरा प्रोसेस जो होगा वाइंडिंग अप का, उसको फॉलो करना होगा, जो हमारे कंपनीज एक्ट में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये सोचे कि सिर्फ कंपनी में ताला लगा दे तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कंपनी बाय लॉ आती भी है और बाय लॉ जाती भी है। अब ये आने का प्रोसेस हम देख रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन में क्या होगा, प्रमोटर, ये रहा प्रमोटर जिसके दिमाग में आइडिया आया है कि कंपनी फॉर्म करनी है। इसको कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में डिफाइन किया गया है कि प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी की मदद करता है अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, ठीक है। तो प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आया कि कंपनी का फॉर्मेशन करना है, ये जाता है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, ठीक है। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जैसे आपको एडमिशन लेना होता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो आप एडमिशन सेल के पास जाते हो,
वहीं अगर आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाओगे, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी बॉडी होती है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस को गवर्न करती है, ये अपेक्स बॉडी होती है, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, इन्होंने एक फॉर्म दिया प्रमोटर को। उस फॉर्म का नाम है क्या? उस फॉर्म का नाम है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 32। इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 32 पकड़ा दिया कि ये रहा इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 32। अब इसको फिल करिए, कुछ अटैचमेंट्स लगाइए और हमारे पास ले आइए। इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 32 जो है, इसे हम स्पाइस फॉर्म भी कहते हैं, SPICE। स्पाइस का मतलब ये है, ये एक्रोनम है जो यूज किया जाता है, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। ये स्पाइस फॉर्म देता है, जिसे इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 32 भी कहते हैं। स्पाइस फॉर्म के साथ ये 5 अटैचमेंट्स लगाने होते हैं। ये कौन से 5 अटैचमेंट्स हैं? कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होने वाला है उसका नोटिस, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें लगाने के बाद CACS का डिक्लेरेशन कि जितनी भी चीज़ें, चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी से आप एक डिक्लेरेशन लेंगे कि जितना भी चीज़ आपने लगाया है, जितनी भी चीज़ें आपने मेंशन की है, दैट इज कंसिस्टेंट विद द कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहा है। उसके बाद जितना भी आपने अभी तक रिसीट लिया है या जितना भी पेमेंट किया है पूरे इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को लेने के लिए, वो सारे ही चालान से यहाँ लगेंगे, उनकी कॉपीज लगेंगी। इतना लगा के, ये 5 डॉक्यूमेंट लगा के आप किसको दोगे? आप ROC को फिर से दे दोगे। ROC अगर ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट सही हुए, अप्रूव कर देगी, तो ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जनरेट कर देगी, ठीक है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मतलब CIN नंबर आते ही ऐसा माना जाता है कि अब आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ सकती है। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है, यहाँ 3 कंडीशन और आ जाती है। 3 कंडीशन पब्लिक कंपनी के लिए और स्टार्ट की 2 कंडीशन जो होगी वो प्राइवेट कंपनी के लिए। पहला, 7 दिन के अंदर अंदर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट देनी है, ठीक है। 7 डेज के अंदर अंदर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके होने वाले हैं उनकी लिस्ट देनी है। दूसरा, 28 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है? आपको परमानेंट एड्रेस देना है, कंपनी का एड्रेस क्या होने वाला है वो देना है, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी है तो इन दोनों स्टेप के बाद आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ सकती है। वहीं अगर पब्लिक कंपनी है तो 28 डेज के अंदर अंदर ही उसको प्रॉस्पेक्टस भी बना के देना है। ये प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो इंडिया में शेयर इशू करती नहीं है। लेकिन वहीं अगर पब्लिक कंपनी है, क्योंकि पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करना है, प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, इसीलिए 28 डेज के अंदर अंदर उसको प्रॉस्पेक्टस भी देना होगा। अगर प्रॉस्पेक्टस रेडी नहीं हो पाता तो एक स्टेटमेंट इन ल्यू टू प्रॉस्पेक्टस बना के देना होगा, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जितनी भी हमने कहानी देखी वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, और ये पूरा इनकॉर्पोरेशन जो है वो डिस्कस किया गया है सेक्शन 33 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। तो सेक्शन 33 ऑफ कंपनीज एक्ट ही कहता है कि इनकॉर्पोरेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना होता है, और अगर ROC सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड होगी तो वो क्या करेगी? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जनरेट कर देगी, ठीक है। जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन CIN नंबर आ जाता है, वैसे ही आपकी कंपनी फॉर्म हो सकती है। और ये 5 अटैचमेंट्स की बात की गई है, जो हमने 5 अटैचमेंट्स स्पाइस फॉर्म के साथ लगाया था। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. I hope you understand this concept really well. Thank you so much.